मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। हेलो। ठीक। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि चार प्रकार के आपके औषधि द्रव्य थे: वनस्पति, विरुद्ध वानस्पत्य और औषधि। जो सुश्रुत थे उन्होंने वानस्पत्य को वानस्पत्य ना बोल करके वृक्ष बोला था। अब जो वृक्ष है उसके लिए उन्होंने एक बात बोली थी, श्लोक बोला था: पुष्प फल बंतो वृक्षा। यानी जिसके अंदर पुष्प भी हो, फल भी हो, उसको अपन वृक्ष बोलते हैं। जबकि उन्होंने वनस्पति के लिए क्या बोला था? अपुष्पा फल बंतो वनस्पत्य। अपुष्पा यानी जिसमें पुष्प ना हो लेकिन फल हो, उसको अपन वनस्पति बोलते हैं। इसके आगे यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। स्क्रीन लगाते हैं और आगे की बात फटाफट शुरू करते हैं अपन। देखिए, तो ये बात हमारी हो गई थी यहाँ तक की। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ और क्या कहते हैं, मैंने बताए थे आपको जो औषधि द्रव्य होते हैं उनकी संख्या मैंने आपको बताई थी। क्या कहते हैं, सबसे पहले तीन प्रकार के द्रव्य बताए थे। एक जांगम बताया था, एक औद्विद बताया था, एक पार्थिव बताया था। जांगम मैंने 19 बताए थे, औद्विद 18 बताए थे और पार्थिव 14 बताए थे। तो जो औद्विद है तो ये कुछ आपको नाम दिए गए हैं। कुछ दो चार नाम आप याद कर लीजिएगा, जैसे फल है, फूल है, दूध है, क्षार है। ठीक है, तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। देखिए, क्षार अलग चीज है, क्षीर अलग चीज है। क्षीर का मतलब दूध होता है और क्षार मतलब आपको पता है एल्कलाइन या क्या कहते हैं बेस के लिए बोला गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए ये दे रहा है मूल आदि द्रव्यों की गणना। तो इनके लिए अपन इस टेबल का सहारा लेंगे, इस टेबल को पढ़ेंगे। तो देखिए टेबल में आपको दिख रहा होगा मूलिनी कितने बताए गए हैं। जैसे 16 16 मूलिनी है। फलिनी कितना है? 19। महा इसमें आपको पता है ये चार प्रकार के होते हैं: गरम तेल, वसा, मज्जा। लवण यानी नमक 5 प्रकार का होता है। मूत्र 8 प्रकार का। दूध 8 प्रकार का। शोधन के वृक्ष 6 प्रकार का। इसमें नई बातें क्या आई? मूलिनी आप पहली बार पढ़ रहे हैं, फलिनी आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए आप पढ़ चुके हैं अष्टांग हृदय में। लवण पढ़ चुके हैं, मूत्र पढ़ चुके हैं, दूध पढ़ चुके हैं, शोधन के वृक्ष। ये तीन बातें ऐसी हैं जो इस बार नई आई हैं। बाकी की सारी बातें ऐसी हैं जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आपको क्या याद करना है? पहले तो ये टेबल आपको पूरी याद करनी है। मूलिनी कितनी होती है? तो याद करोगे 16। फलनी कितने होते हैं? 19। याद कैसे करोगे? देखिए हमें मूल से ज्यादा फल पसंद है। हमें मूल से ज्यादा फल पसंद है, हर किसी को फल खाने होते हैं। तो अब ध्यान रखोगे, बच्चों कंफ्यूजन हो जाती है कि मूलिनी 16 है या 19 है, या फलनी 19 है या 16। तो ध्यान रखना है फल हमेशा ज्यादा है। फल हमेशा ज्यादा है तो आपको ध्यान रखना है फलनी कितने होंगे? 19। और मूलिनी कितने होंगे? 16। यानी एज कम्पेयर टू मूलिनी फलिनी इज ग्रेटर। कितने हैं? 19। इसने चार होते हैं, सबको पता है। लवण 5 है, मूत्र 8 है, दूध भी 8 है, शोधन के वृक्ष 6 हैं। चलिए इसके आगे की बात करेंगे अपन। इसके आगे नीचे 16 मूल द्रव्य के नाम रखे हैं। आपको नाम याद नहीं करने। नाम याद नहीं करने, जो एक्स्ट्रा याद करना चाहता है, बहुत क्वेश्चन आया हो, अगर याद करना चाहता है तो गिनती के हस्तिदंती, हेमवंती, श्यामा, तिव्रत, ये ऊपर के चार और नीचे के एक, ये ज्योतिषमती और क्या कहते हैं अजुगंधा, विषाणिका और एक लास्ट द्रवंती दंती। बस ये गिने चुने 6 7 याद कर लीजिएगा, बाकी और याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब देखिए इनके प्रयोग स्थल इतना आपको याद नहीं करना, जो बताऊं उतना ही याद करना है, इसके अलावा याद करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है। ये भी याद नहीं करना 19 खनिज द्रव्य के निर्देश, इनके नाम याद नहीं करने, कुल मिला के आपको इनकी संख्या याद करनी है। ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। अब आएंगे सीधे महास्नेह पर, चतुर्विध महास्नेह पर। देखिए ये कोई भी मैं छोड़वा नहीं रहा, क्योंकि इसमें ये क्या है, इंपॉर्टेंट बहुत कम है। खामा खा कहते हैं इतना आपके लिए लोड बढ़ जाएगा, और क्वेश्चन इसमें से बहुत कम देखा जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन क्या कहते हैं एक बार इसमें से आया था, तो कुछ ध्यान रखना है कि जो वंश नहीं है, जिसको अपन षडपुष्प भी बोलते हैं, और दूसरा कंदरू और बच्चा, इनका प्रयोग वमन के लिए करते हैं। दूसरा अपराजिता और मालकांगनी का प्रयोग शिरोवेचन के लिए करते हैं। और जो शेष 11 औषधियां हैं उनका प्रयोग विरेचन के लिए करते हैं। इसमें आपको नाम याद नहीं करने। अगर पूछा जाता है मूलिनी, मूलिनी कितनी है? 16। मूलिनी कितनी है? 16। अगर आपसे पूछा जाए 16 में से कितने द्रव्य ऐसे हैं जो वमन के लिए प्रयोग होते हैं, कितने द्रव्य ऐसे हैं जो शिरोविरेचन के लिए प्रयोग होते हैं, और कितने द्रव्य ऐसे हैं जो विरेचन के लिए प्रयोग होते हैं, तो आपको नंबर पता होना चाहिए। देखिए वमन के लिए कितने प्रयोग हुए? 1 2 3। दोबारा देखेंगे, वमन के लिए कितने प्रयोग हुए? 1 2 3। ये तीनों किसके लिए प्रयोग हुए? वमन के लिए। अपराजिता और मालकांगनी, ये दो किसके लिए यूज हुए? सिरोवरेचन के लिए। यानी वमन के लिए 3 यूज हुए हैं, सिरोवरेचन के लिए 2 यूज हुए हैं, तो कितने हो गए? 3 और 2 5। तो अगर 16 में से 5 चले गए तो बचे हुए 11। 11 किस में गए? विरेचन में। तो अगर आपसे पूछ लेता है मूलनी द्रव्यों में से कितने द्रव्य वमन के लिए आए हैं,
कितने द्रव्य शिरोविरेचन के लिए आए हैं और कितने द्रव्य विरेचन के लिए आए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मूलनी द्रव्य में से 2 द्रव्य ऐसे हैं जो शिरोविरेचन के लिए आए हैं, 3 ऐसे हैं जो वमन के लिए आए हैं, शेष 11 ऐसे हैं जो आपके विरेचन के लिए आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब देखिए और क्या कहते हैं, बात करते हैं फलनी द्रव्य की। ठीक है, फलनी द्रव्य में भी आपको सेम ऐसे याद कर लेना है कि जो हमारे पास क्या कहते हैं, तीत लौकी, बंदाल, कड़वी ककोई, मदन फल, इंद्रजौ, खीरा और क्या कहते हैं, कड़वी ककड़ी, ये औषधीय वमन और आस्थापन में प्रयुक्त होती हैं। आपको संख्या याद करनी है। कितनी संख्या है इनकी? 8। कितनी है? 8। तो 8 किसमें यूज हो रही है? वमन में और आस्थापन में। बची हुई कितनी है? जो अपामार्ग है ये शिरोविरेचन में होता है, आपको पता ही है अपामार्ग शिरोविरेचना नाम। ये अपन चरक सूत्र 25 में आपको पढ़ाऊंगा, अपामार्ग शिरोविरेचना नाम। जो 10 औषधियां हैं उनका प्रयोग अपन विरेचन में करते हैं, और जो 19 इस प्रकार 19 का आपको बता दिया गया है। टोटल 19 थी, 19 में से 8 किसमें प्रयोग करी गई आपको पता है? वमन में और आस्थापन में। एक किसके लिए करी गई? क्या कहते हैं, जो अपामार्ग थी शिरोविरेचन के लिए। और बची कुछ क्या कहते हैं, जो 10 बची विरेचन में। यानी 3 ग्रुप है, एक हमारा वमन का ग्रुप है, एक शिरोविरेचन का ग्रुप है, एक विरेचन का ग्रुप है। देखिए मैं आपको थोड़ा व्हाइट बोर्ड की तरफ ले चलता हूँ जिससे आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ। देखिए 3 ग्रुप हमारे पास है। पहला है वमन, दूसरा है शिरोविरेचन, तीसरा है विरेचन। आपको संख्या याद करनी है। तो पहले बात करता हूं मैं मूलिनी की। ठीक है, सबसे पहले मूलिनी की अपन बात करेंगे, तो कलर चेंज कर लेते हैं। या मूलिनी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, या फलिनी। ठीक, अब देखिए मूलिनी में कितने द्रव्य ऐसे थे जो वमन के लिए प्रयोग हुए थे? तो आपको पता है 3। शिरोविरेचन के लिए कितने प्रयोग हुए थे? 2। विरेचन के लिए कितने प्रयोग हुए थे? 11। जबकि फलिनी में आपको पता होगा विरेचन के लिए कितने थे? 10। जिस संख्या को याद होनी चाहिए, शिरोविरेचन के लिए 1 था, अपामार्ग कितने हुए? 11। तो बचे कितने? 8। सिंपल। ठीक है, दौड़े करके मूलिनी, मूलिनी में 3 वमन के लिए थे, 2 शिरोविरेचन के लिए थे, 11 विरेचन के लिए थे। जबकि फलनी में 8 वमन के लिए थे, 1 शिरोविरेचन के लिए था और विरेचन के लिए 10 थे। अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाएगा क्वेश्चन, या अगर ये पूछ लेते हैं कि फलनी में शिरोविरेचन के लिए कौन सा प्रयोग किया गया था, तो एक कौन सा था? वो अपामार्ग। ठीक है, बस। अगर आप इतना इस चार्ट को याद कर ले रहे हैं, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा। तो कहते हैं आपको क्या कर लेना है, इस वाले चार्ट को बना लेना है। 3, 2, 11, 8, 1, 10। ठीक है, यानी मूलनी के 3 द्रव्य भवन में, 2 शिरोविरेचन में, तो बचे हुए 11 विरेचन में चले गए। फलिनी के 8 द्रव्य भवन में, शिरोविरेचन में मात्र 1 है जिसका नाम अपामार्ग है, और बचे हुए 10 विरेचन में चले गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, कुछ ज्यादा नया नहीं था। अगला टॉपिक हमारा मूत्र है, और मूत्र से पहले इसलिए की बात और कर लेते हैं। देखिए मैंने बताया था 5 प्रकार के इसलिए होते हैं, तो आपको ये नाम याद करने हैं ऊपर वाले। सेंधो, सबसे पहले सौरवंचल, फिर सेंधो, फिर विड, फिर औदविद और फिर सामुद्र। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सौवर्चल, सेंधो, सामुद्र, 3 को एक साथ तैयार करेंगे। तीनों सा से स्टार्ट हो रहे हैं, सेंधो, सौरवंचलम, सामुद्रम, और 2 बचे विद, विड और औदविद, विद और औदविद, विद और औदविद। ठीक है, तो 3 एक साथ सौरवंचल, सेंधो और सामुद्र, और 2 एक साथ विड और ऑडविड। ठीक, चलिए अब क्या कहते हैं, नमक के गुण बता देता हूं मैं आपको। तो नमक के गुण को क्या ध्यान रखना है? पहला गुण स्निग्ध होता है। कैसा होता है? स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जैसे नमक है तो नमक को अपन क्या बोल रहे हैं? लवण बोल रहे हैं। ठीक है, लवण, लवण। तो लवण कैसा है? उष्ण है, और कैसा है? तीक्ष्ण है। तो क्या ध्यान रखोगे? लूट। नमक को क्या करोगे? लूटोगे। नमक के लिए लूट। और दीपन करने वाला होता है, आपको पता ही, जब उष्ण होगा तो दीपन करेगा। उष्ण तीक्ष्ण हमेशा दीपन करेगा। पित्त भी आपका उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, तो दीपन करता है। इसके अलावा और कुछ इसमें याद नहीं करना, ये याद करोगे अजीर्ण। अजीर्ण में देते हैं अपन नमक, गुल में देते हैं, शूल में देते हैं, और उदर रोग में देते हैं। इनमें अपन क्या कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। किस किस में प्रयोग करते हैं? अजीर्ण में प्रयोग करते हैं, गुल में प्रयोग करते हैं, अनार में प्रयोग करते हैं, शूल में प्रयोग करते हैं, उदर रोग में प्रयोग करते हैं। इन सब में अपन लवण का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली बात, नमक को क्या करोगे? लूटोगे। एल से लवण, यू से उष्ण, टी से
तीक्ष्ण, स्निग्ध होता है, दीपन करता है, दीपन करता है उस होने के कारण। आप अजीन में प्रयोग कर सकते हो, अनाम में प्रयोग कर सकते हो, गुल में प्रयोग कर सकते हो, शूल में, उदर, रोम में, वात विकार में। इन सब में आप नमक का या लवण का प्रयोग कर सकते हो। बस लवण के बारे में इतना ही। 5 नाम, इनके गुण, इनके प्रयोग। 5 नाम कौन से हैं? सौरमचल है, सेंधु है, सामुद्र है। और 2 कौन से बचे? विड और औदविद। क्या प्रयोग है? अजीन है, आना है, गुल्म है, शूल है, उदर रोग है, वात व्याधि है। क्या गुण है? भैया लूटेंगे हम तो। क्या करेंगे? हम तो लूटेंगे। लवण उष्ण को, तीक्ष्ण को, स्निग्ध होता है, जिस कारण ये दीपन पाचन करता है। चलिए सर आगे बता दीजिए, ये तो हमको याद हो गया। कोई बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको याद ना हो। अभी मैं आप लोगों से पूछ लूंगा कितना आप लोग याद कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे। मुझे रिजल्ट चाहिए आप लोगों से। चलिए बात करते हैं मूत्रों के नाम। तो आपको पता है मूत्रों के नाम? मूत्र कितने बताए गए हैं? टोटल 8 बताए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको याद कराता हूँ उसको। आइए व्हाइट बोर्ड पे। अब देखिए जो मूत्र होंगे, तो आपके माइक खोल देता हूँ जिससे मैं भी आप लोगों की बात सुन पाऊँ। चलिए, अब मुझे आप मुझे ये बताइए, मूत्र मैंने 8 प्रकार के बताए हैं, ठीक है? अब इसमें से कितने मूत्र आपको मेल के लेने हैं, कितने मूत्र आपको फीमेल के लेने हैं? सारे मेल के लेने हैं या सारे फीमेल के लेने हैं? बताइए क्या करना है आपको? आप तुक्का मारिए आप लोग कि सारे मूत्र आप मेल के लेंगे या सारे मूत्र आप फीमेल के लेंगे, या क्या कहते हैं कितने मेल के लेंगे या कितने फीमेल के लेंगे? बताइए पॉसिबिलिटी, आप तुक्का मारिए। फोर फोर सब फीमेल के। सब फीमेल के। एक आंसर आता है ऑल फीमेल। और बताइए सब लोग, जल्दी जल्दी बताइए, देखिए अच्छा लगे, मजा आएगा आपको भी थोड़ा सा। कितने गेम खेलना है, अपन दोपहर का टाइम है, आप लोग फोर सो ना फोर जाओ इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। बताइए। इमरान मेल का फोर आंसर है सारे फीमेल फीमेल के फोर। लेंगे। और बताइए। अच्छा, 4 मेल, 4 फीमेल। किस कौन बता रहा है ये आंसर? सर में चलिए ठीक है। और किसी का अलग, इन दोनों के अलावा और किसी का अलग तीसरा आंसर? फटाफट बताइए फटाफट। ऑल मेल के लेंगे सर। और ऑल मेल, इनके अलावा कोई आंसर? और लड़कियां कैसे पीछे? लड़कियां कुछ आंसर नहीं कर रही। चलिए, देखिए इसका करेक्ट आंसर है 4 मेल के लेंगे, 4 फीमेल के लेंगे। 4 मेल, 4 फीमेल। अब देखिए आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपको अब याद ये करना है कौन से मेल लेने हैं, कौन से फीमेल लेने हैं। चलिए, सबको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फीमेल की। तो देखिए फीमेल में 4 कौन कौन से वो नाम है, या सबसे ऊपर मेल है तो मेलों की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से वो 4 मेल हैं जिनका आप मूत्र लेंगे। पहला, हाथी का। दूसरा, घोड़े का। तीसरा, ऊंट का। चौथा, गधे का। ठीक है, ये आप किताबों में लिख रहे हैं। इन चारों के आपको मेल का क्या कहते हैं, आपको मूत्र लेना है। फीमेल में बात करें तो फीमेल आपको पता ही है, याद कराने का तरीका कितना आसान है। पहला, आपको पता ही है, भेड़। दूसरा, बकरी। तीसरा, गाय। चौथा, भैंस। देखिए 4 मेल है हमारे सामने, 4 फीमेल है। याद कैसे करेंगे? भेड़ बकरी एक साथ, भेड़ बकरी गाय भैंस, भेड़ बकरी एक साथ, गाय भैंस एक साथ, हाथी घोड़ा एक साथ, और गधा ऊंट या ऊंट गधा एक साथ। भेड़ बकरी, गाय भैंस, हाथी घोड़ा और गधा ऊंट। किस किस को याद हो गया ये नाम? किस किस को याद हो गया? बताइए फटाफट मुझे, बाकी के बच्चों को याद नहीं हुआ? अनुष्का, आशीष, अभिषी, गायत्री, ईशा, जुनेद, केसर, रोशनी, शिवांगी। इन सब लोगों को याद नहीं है? देखिए सब लोगों को याद होना चाहिए। देखिए सब लोगों को याद करना है। तो एक बार कहते हैं मुझे आशीष, आप बता दीजिए चारों को बिना देखे इन 8 के नाम बता दीजिए मुझे। आशीष। हाथी घोड़ा ऊंट गधा भेड़ बकरी। गाय भैंस। चलिए, तो चलिए इसी तरीके से आपको नाम याद करना है। अपन वापस से स्क्रीन पे चले जाते हैं। जिससे पहले अपन स्क्रीन पे जाएं, तो दूध भी मुझे याद कराना है। तो मैं यहाँ पे लगे आता आपको दूध भी याद करा देता हूँ। तो ये तो मैंने आपको याद करा दिया। अब मैं आपको दूध के नाम और याद करा देता हूँ।
चलिए, तो देखिए दूध, दूध कितने प्रकार का था बताइए फटाफट, बोलते रहिए। 8 दूध कितने प्रकार का, 8 प्रकार का 8 था। 8 इसमें इसमें आप मुझे सब बच्चे 8 बताएंगे, दूध सारे मेल का लेंगे, सारी फीमेल का लेंगे, या 4 मेल या 4 फीमेल का लेंगे? जल्दी जल्दी ऑप्शन बताइए। सारी ऑल फीमेल सारी फीमेल, ऑल फीमेल। फीमेल। सारी फीमेल। ऑल फीमेल। कोई ऐसा है जिसका आंसर ऑल मेल या क्या कहते हैं कुछ मेल कुछ फीमेल में है? चलिए, कोई ऐसा नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि जो हमें मिल्क मिलता है वो हमेशा फीमेल से मिलता है। तो आपको यहाँ पर क्या टिक करोगे, जो दूध होगा हमेशा फीमेल से लेंगे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया कि दूध मेल का लेंगे या फीमेल का लेंगे, कितनी मेल का लेंगे कितने फीमेल का लेंगे। हाँ, मूत्र आपका क्या कहते हैं दोनों से प्राप्त होता है, मेल से और फीमेल से, इसलिए वहां पर क्वेश्चन ये बन सकता था, क्या कहते हैं कि गधे का या गधी का आप मूत्र लेंगे, जो क्या कहते हैं गधी का मूत्र लेंगे या गधे का मूत्र लेंगे, लेकिन दूध तो आपको पता है हमेशा फीमेल से मिलेगा, तो ऑल फीमेल। अब नाम कैसे याद कराऊंगा, बहुत आसान है, पता है आपको। तो जैसे पहले वाले थे वैसे ही, बस एक का चेंज होगा। तो मैं 8 प्रकार के आपको नाम लिख देता हूँ। पहला आप याद करोगे गाय, दूसरा भैंस, तीसरा भेड़, भेड़ ही कर लो या भेड़ एक ही बात है, सब फीमेल ही आपको पता है। चौथा भेड़ बकरी, पांचवा भेड़ बकरी के अलावा आपका कहते हैं इसके बाद आप ले लीजिए ऊँट का, ऊँटनी मतलब, ऊँटनी के बाद हथनी यानी हाथी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। इसके अलावा घोड़ी, और लास्ट मानुषी। तो यहाँ पर हमने किसका मूत्र नहीं लिया, मतलब कौन सा ऐसा यहाँ पर जीव है जिसका हमने मूत्र लिया था लेकिन दूध नहीं लिया, बताइए फटाफट। गधा। 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 गधे का हमने मूत्र लिया था लेकिन दूध नहीं ले रहे, गधे की जगह कौन आ गया यहाँ पर? स्त्री। स्त्री, मनुष्य। मानुषी। यहाँ पर गधे की जगह मानुषी आ गई। सबको ध्यान रखना है सारी फीमेल है, लेकिन चेंज क्या हुआ है मूत्र के कंपेयर में, वहां पर क्या था गधा था, यहाँ पर मानुषी आ गई। तो ये नाम भी आपको याद हो गए होंगे। अब अपन किताब पे चलते हैं, जो याद करने का काम तो हमने व्हाइट बोर्ड में समझ लिया है, अपन किताब से फटाफट खत्म कर लेते हैं। चैप्टर मुश्किल से 15-20 मिनट का है, और आप भी सो जाइएगा, मैं भी सो जाऊंगा। चलिए, वैसे आप में से कौन कौन सो रहा था इस टाइम? आप सबकी नींद खराब हो गई होगी वैसे, नहीं सर। क्यों इमरान सो रहे थे क्या? नो सर, सुबह सोया था। अच्छा, चलो सोया करो यार, गर्मी पड़ रही है, ग्रीष्म ऋतु आने वाली है, बताया भी है आचार्य ने, ग्रीष्म में आप सो सकते हैं। चलिए, तो अपन बात कर रहे थे मूत्रों के नाम की और संख्या की, जो मैं आपको याद करा चुका हूँ। देखिए, आप विमर्श देखेंगे तो विमर्श में लिख रहा है अभी, अजा। अभी का मतलब होता है भेड़, अजा का मतलब होता है बकरी, गौ यानी गाय, भैंस, इनका स्त्री जाति का मूत्र लेना है। ऊपर हम बोर्ड पर पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। अब देखिए मूत्र के गुण की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो गुण आपको पता है, बता देता हूँ। जो मूत्र होता है ये भी उष्ण होता है और तीक्ष्ण होता है। तो देखिए कुछ याद ही नहीं करना पड़ा। और कैसा होता है? रुक्ष होता है, ठीक है? तो मूत्र कैसे लिखोगे? मूत्र। और मूत्र के लिए क्या हो गया? मूत्र। मजा आ गया नहीं आ गया? याद हो गया सब बच्चों को? ये मूत्र है, ये भी मूत्र है, सर MUTR मूत्र, और यहाँ भी मूत्र। सर श्लोक में अरुक्ष दिया है ना, तो में से रुक्ष है या अरुक्ष है वो? वो अरुक्ष है, लेकिन क्या कहते हैं याद करने का तरीका अपन ऐसे तो याद करेंगे। इसलिए देखिए याद करने का तरीका हमको बनाना पड़ता है, एग्जैक्ट सारी ट्रिक एकदम से मैच नहीं करती। ये अगर ट्रिक के हिसाब से देखें तो कहते हैं अपन को मूत्र लिखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन बन जाता है कि जब अपन ये ट्रिक याद करेंगे मूत्र, तो आपको इतना पता होना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं मूत्र को आप पूरा ही लिख लो, MUTRA, पूरे लिख लो। तो आर्य को आप क्या पढ़ोगे? क्या कहते हैं? अरुक्ष, ठीक है? आर्य को क्या पढ़ोगे? अरुक्ष। लेकिन वैसे आप कैसे याद करोगे? मूत्र, MUTRA। बीच में आप ए लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये कन्वर्टर की बिगड़ जाएगी। तो इसलिए आप क्या याद करोगे? मूत्र यानी MUTR मूत्र, ठीक है? तो माँ से क्या हो गया? मूत्र, यू से उष्ण हो गया, और टी से तीक्ष्ण, आर से क्या हो गया? रूक्ष। लेकिन याद लास्ट में ए लगेगा, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि ए से मतलब क्या है? रूक्ष नहीं है, अरूक्ष है, ठीक है? चलिए अपन आगे बात करते हैं। सर बाकी अरुक्ष आपको पता यानी करना है, स्निग्ध है? अरूक्ष मतलब देखिए इन्होंने ये नहीं बोला कि जो मूत्र होता है स्निग्ध होता है, जैसे बोल देते हैं जो पित्त होता है, या कोई भी गुण बता देते हैं कि वो अचल है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये चल है, या कहते हैं या स्थिर है। जैसे कप को बोल दिया कि अस्थिर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कि चल नहीं है लेकिन अस्थिर है। मतलब उन्होंने बोल दिया कि वो लड़का बुरा नहीं है। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि वो लड़का अच्छा है लेकिन बुरा भी नहीं है। तो इसी तरीके से कंडीशन बोल दी अरूक्ष, मतलब रूक्ष नहीं होता। ये नहीं बताया उन्होंने कि स्निग्ध है कि नहीं, बस इतना बोल दिया कि रूक्ष नहीं है। तो इसका मतलब अरूक्ष का मतलब क्या है? कि रूक्ष नहीं होता।
लेकिन ये भी नहीं टिक करेंगे कि स्निग्ध है, क्योंकि स्निग्ध के बारे में नहीं बोला इन्होंने। ठीक है इमरान? चलिए अब देखिए इसमें और क्या-क्या बोला है। इन्होंने क्या कितने रस के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि मूत्र होता है, इसमें कटु रस होता है, इसमें लवण रस होता है। देखिए जो भी बात इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उसको मैंने हाइलाइटेड कर दिया है, ठीक है? अब देखिए सीधे श्लोक में आपको ये याद करना है। इसके अलावा नीचे पांडुरोगः पांडुरोगः उपसृष्टा नाम उत्तमा, मतलब पांडु रोग के लिए मूत्र जो होता है श्रेष्ठ होता है। इसका इस लाइन का मतलब क्या है? पांडुरोगः उपसृष्टा नाम उत्तमा। पांडु रोग में जो मूत्र होता है वो श्रेष्ठ बताया गया है। फिर नीचे लिख रहा है श्लेष्माणाम सम्यत पीतम मारुतम चा अनुलोम्यते। श्लेष्माणाम, श्लेष्माणाम मतलब श्लेष मतलब कफ, और श्लेष्माणाम मतलब उसका कफ का शमन करने वाला। सम्यतः पीतमा, सम्यतः पीतम का मतलब क्या होता है? बेसिकली शांत करना, ठीक है? मारुतम वायु, अनुलोमता वायु का अनुलोमन करता है, यानी उसको प्राकृत रूप से निकालता है। जैसे मैंने बताया था अनुलोम और प्रतिलोम में क्या डिफरेंस होता है। अनुलोम का मतलब होता है जिसका नेचुरल मूवमेंट है, जैसे वायु है। वायु का नेचुरल मूवमेंट कहाँ से होता है? अधोगति से, नीचे की तरफ से। तो अनुलोमन का मतलब क्या हो गया? वायु को नीचे से निकालना। वायु का प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया? वायु जहाँ से निकलनी चाहिए थी वहां से ना निकाल के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना, दैट इज ऊर्ध्वभाग। यानी अगर वायु नीचे से जा रही है, दैट इज इट्स हर प्राकृत मूवमेंट एंड वी कॉल्ड इट एज अनुलोमन। और जब वायु ऊपर से निकलेगी तो वो क्या है? उसका अपोजिट हो गया, दैट इज प्रतिलोम। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि अनुलोमन का मतलब नीचे से होता है या प्रतिलोम का मतलब ऊपर से होता है, ऐसा नहीं होता। अनुलोम का मतलब होता है जिसकी प्राकृत दिशा जहाँ से उस दोष को या उस वायु को या उस धातु को या उस वस्तु को निकलना चाहिए था वहीं से निकल रही है, दैट इज अनुलोमन। प्रतिलोम का मतलब क्या होगा? जहाँ से नहीं निकलना चाहिए था उसके विपरीत मार्ग में जा रही है, दैट इज प्रतिलोम। तो जो मूत्र होता है क्या करता है? उष्ण होने के कारण, तीक्ष्ण होने के कारण और अरूक्ष होने के कारण कफ का शमन करता है। जो वात है, जो मारुत है, उसका अनुलोमन करता है, मतलब जहां से निकलना चाहिए थी वहां से निकालता है। इसके अलावा कुछ 2-3 और बताए गए हैं मैंने, हिंदी में हाइलाइट कर दी। अग्नि दीपक, उष्ण होने के कारण अग्नि को बढ़ाता है। विषग्न, विष को शांत करने वाला, विष को नाशक। कृमिघ्न, कृमियों का नाश करने वाला। ठीक है? तो ये सब आपको याद करना है। देखिए डेली पढ़ेंगे तब जाके याद होगा, एक दिन में याद नहीं होगा। ठीक है? थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे अपन। कोई समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, माइक आपका ऑन है। फिर आगे एक बात और दी गई है, इसको आप थोड़ा और हाइलाइट कर लेंगे। पित्तम अधोभागम, पित्तम अधोभागम का इसका मतलब क्या है? जो पित्त है उसको भी गुदा मार्ग से निकालता है। लिख रहा है कर्ष्ये, कर्ष्यति पित्तम अधोभागम इत्यम अश्मिनः गुणः संग्रहे। यानी जो पित्त है उसको भी गुदा मार्ग से बाहर निकालता है, यानी कफ का शमन कर रहा है, वायु का भी अनुलोमन कर रहा है और गुदा मार्ग से पित्त को निकाल रहा है। यानी एक तरीके से वायु को और पित्त को दोनों को नीचे से निकाल दे रहा है, कफ का शमन कर दे रहा है। यानी एक तरीके से त्रिदोष शामक है, एक तरीके से त्रिदोष शामक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर रस पूछे तो कौन-कौन से रस थे इसमें? कटु और लवण था। अगर आपसे इसके गुण पूछे तो क्या थे? मूत्र। एम से मूत्र, यू से उष्ण, टी से तीक्ष्ण, आर से रूक्ष, लेकिन लास्ट में ए था तो अरूक्ष। इसी तरीके से याद करेंगे, इसी तरीके से याद करेंगे मूत्र को। एम यू टी आर ए, एम से मूत्र, यू से उष्ण, टी से तीक्ष्ण, आर से रूक्ष, लेकिन लास्ट में ए है मतलब अरूक्ष है। ठीक है? लेकिन नीचे एक लाइन आई है, भागवत ने पित्तल रूक्ष तीक्ष्ण उष्ण लवण अनुरसम कटु से मूत्र को पित्तवर्धक बताया है। उन्होंने क्या कहा है? देखिए चरक ने क्या बोला कि ये पित्त को कम कर रहा है, पित्त को बाहर निकालना है। जबकि भागवत ने क्या बोल दिया? ये पित्त को बढ़ा रहा है। उन्होंने बोला जब मूत्र हमारा क्या कहते हैं उष्ण है, तीक्ष्ण है, तो ये पित्त को बढ़ाना चाहिए। ठीक है? आप कहेंगे फिर आपके मन में भी बात आनी चाहिए कि सर भागवत सही तो कह रहे हैं। जब भागवत ने बोला है, चरक खुद बोल रहे हैं कि मूत्र उष्ण है, तीक्ष्ण है, फिर ये पित्त को कम कैसे कर रहा है? तो देखिए चरक ने ये नहीं बोला मूत्र ये पित्त को कम कर रहा है। उन्होंने क्या बोला कि ये पित्त को नीचे से निकाल रहा है, और जब ये पित्त को बाहर निकाल देगा तो पित्त ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यानी इनडायरेक्टली चरक ने क्या बोल दिया कि हाँ, इसने पित्त को बढ़ाया, इसने पित्त को उत्क्लेश किया, लेकिन उत्क्लेश करके बाहर भी तो निकाल दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, मैंने किसी व्यक्ति को गुस्सा दिलाया। जैसे मैं क्या कहते हैं, मैंने बोला कि अगर मैं वो जो सामने वाला व्यक्ति है, मैंने उसको गुस्सा दिलाया, लेकिन गुस्सा दिला के उसको बाहर भी तो निकाल दिया। गुस्सा दिला के उसको बाहर भी तो निकाल दिया। उसी तरीके से भागवत कह रहे हैं कि ये पित्त को बढ़ा रहा है। ठीक है भैया, हम भी कह रहे हैं पित्त को बढ़ा रहा है, लेकिन बढ़ा करके फिर बाहर बाहर भी तो कर दे रहा है। तो बात दोनों की एक है। चरक ने भी बोला और भागवत ने भी बोला। भागवत ने क्लियरली बोल दिया पित्त को बढ़ाता है, जबकि चरक ने क्या बोला है? ये पित्त को बाहर निकालता है। बाहर कब निकालेगा? जब वो बढ़ रहा होगा। सबको ध्यान रखना है कि भागवत ने क्या बोला? पित्त वर्धक है। सुश्रुत ने क्या बोला कि क्या कहते हैं? सुश्रुत की बात बाद में करेंगे, पहले अपन बात करते हैं चरक की।
चरक ने क्या बोला, ये पित्त को बाहर निकाल देता है। हालांकि सुश्रुत ने भी ये बोला है कि ये पित्त का शमन नहीं करता है, पित्त को बढ़ाता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है, चरक और भागवत का कंपेरिजन बहुत पूछा जाता है। चरक के दो कंपेरिजन आपको भागवत से करने। पहला कंपेरिजन, चरक ने बोला है कि ये मूत्र को क्या कहते हैं, ये पित्त को बाहर निकालता है, जबकि भागवत ने बोला है ये पित्त को बढ़ाता है। चरक ने बोला है मूत्र अरूक्ष होता है, जबकि भागवत ने बोला है मूत्र रूक्ष होता है। अब भागवत का श्लोक देख रहे होंगे, लिखा है पित्तलमा रूक्ष, रूक्ष तीक्ष्ण उष्ण, यानी सब चीज सेम है, तीक्ष्ण है, उष्ण है। लेकिन जहां पर चरक ने अरूक्ष बोला है, यहाँ पर भागवत ने रूक्ष बोला है। देखिए कितने तैयारी करनी पड़ती है, कितनी मुश्किल होती है इनको पढ़ने पढ़ाने में। तो आपको इनको थोड़ा ध्यान से भी तो पढ़ते चलना है, तभी ये चीजें आपको लास्ट तक याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए मूत्रों के अलग अलग गुण याद करनी है, तो इसके लिए मैंने एक पेज आपके लिए लिख रखा है, ये आया, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दें, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? सब बच्चे बता दें, यहाँ तक आप सबको कोई डाउट? क्लियर है सर। चलिए फिर अब तक हमने मूत्रों के एक सामान्य गुण पढ़े कि मूत्र किसी का भी हो हमेशा उष्ण होगा, तीक्ष्ण होगा, और क्या कहते हैं अरूक्ष होगा। इसलिए हमने ट्रिक भी बना ली मूत्र। जो सुश्रुत है उन्होंने बताया कि जो रस होता है इसके अंदर कटु होता है, और जो लवण होता है वो अनुरस होता है। जबकि हमारे आचार्य चरक ने बोला कि कटु और लवण दोनों रस हैं, लेकिन सुश्रुत ने बोल दिया जो कटु है वो तो रस है, लेकिन लवण जो है वो रस ना होकर के मात्र अनुरस है। जबकि भागवत ने क्या बोला कि जो रस होता है वो भी लवण होता है, और कटु भी रस ही है, ठीक है। लवण को कहते हैं बेसिकली, सुश्रुत ने अनुरस बोला है, और भागवत ने भी अनुरस बोला है। चरक ने सिर्फ लवण को रस माना है। तो मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड लगा थोड़ा आपको बता देता हूँ लिख करके स्क्रीन पर ही। देखिए ये अभी बाद में बताऊंगा, ये वाला पहले वाली बात क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो अभी कटु है ये लिख देता हूँ, जो लवण है इन दोनों को इधर लिख देता हूँ मैं चरक, इधर लिख देता हूँ भागवत, इधर लिख देता हूँ सुश्रुत। जो चरक है उन्होंने दोनों को ही रस बताया है, भागवत ने और सुश्रुत ने दोनों ने लवण को अनुरस बताया है, और जबकि जो कटु है रस बताया है। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ चरक ही ऐसे हैं जिन्होंने कटु और लवण दोनों को क्या कहते हैं रस बताया है, जबकि भागवत और सुश्रुत ने कटु को तो रस बताया है लेकिन लवण को रस ना बता करके अनुरस बताया है। अब देखिए पृथक 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 मूत्रों की बात करें तो जो गौ है, जो गाय का मूत्र होता है, इसके लिए टर्म आया है साम मधुरम। क्या टर्म आया है? साम मधुरम। महिषी, महिष मतलब भैंस, भैंस के लिए क्या आया है? क्षार युक्तम। अजा के लिए क्या आया है? बकरी के लिए कसाय और मधुर, यानी कसाय भी होता है, कसाय और मधुर। आप कैसे पढ़ेंगे? कसाय और मधुर। भेड़ के लिए क्या है? तिक्तम। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हस्ती के लिए क्या आया है? लवणम। घोड़े के लिए क्या आया है? तिक्त कटु। खर के लिए क्या आया है? कटु। और ऊष्ट ऊट के लिए क्या आया है? तिक्तम। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। गौ के लिए सामद्रम, महिषी के लिए क्षारयुक्तम, अजा के लिए कसाय और मधुरम, भेड़ के लिए तिक्तम, हस्ती के लिए लवणम, घोड़े के लिए तिक्तम कटु, और खर के लिए क्या कहते हैं? कटु, और ऊष्ट के लिए तिक्तम, या क्या कहते हैं, खर का मतलब गधा मान लीजिए, खर का मतलब गधा, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब वापस आते हैं ऊपर श्लोक पे। श्लोक में आपको पढ़ देता हूँ जिससे आपको यकीन हो जाए, क्या कहते हैं कि नीचे हमने यही बात लिखी है जो ऊपर श्लोक में दे रखी है। चलिए देखिए, आप सबसे पहले देख रहे होंगे अभिमूत्र। अभिमूत्र, अभिमूत्र की मैं बताया था तिक्त आया है, तिक्त यहाँ पर भी आया है। अब बात करते हैं अपन आगे, गव्यम के लिए सामदम, गाय का मूत्र जो होता है साम मधुर होता है। आगे देखें तो आगे आपको दिख रहा होगा महिषी, महिषी के लिए क्या है? सा क्षारम, महिषी का क्षार युक्त होता है। हस्ती, हस्ती मतलब हाथी कैसा होता है? लवणम, लवण युक्त होता है। आगे देखेंगे लिख रहा है ऊष्ट, ऊष्ट के लिए क्या होता है? सातिक्तम, ऊट का कैसा होता है? तिक्तम होता है। और ये किसके लिए आया है? वाजीनाम तिक्तम कटु, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है तिक्त कटु किसका होता है? वाजीना मतलब घोड़ा। खर, खर क्या क्या, खर का क्या आया था? खर आपको मैंने बताया था, खर किसको बोला गया है? गधे को बोला गया है, ठीक है। तो खर के लिए क्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये एक तरीके से इसमें कठिन पड़ता है श्लोक में याद करने के लिए, इसे मैंने सबसे नीचे लिख दिया, ठीक है। तो गौ के लिए सा मधुरम, महिषी के लिए क्षारयुक्तम, अजा के लिए कसाय और मधुरम, भेड़ के लिए तिक्तम, हस्ती के लिए लवणम, घोड़े के लिए तिक्त कटु, खर के लिए कटु, ऊष्ट के लिए तिक्तम। अब आंख बंद करके दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, हस्ती के लिए लवणम, घोड़े के लिए तिक्त कटु,
और गधे के लिए सिर्फ कटु, और ऊष्ट की या क्या कहते हैं ऊंट के लिए तिक्तम, गौ के लिए सामद्रम, महिषी के लिए साक्षारम या क्षार युक्त, अजा के लिए कसाय और मधुरम, भेड़ के लिए तिक्तम। तो दो जानवर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ तिक्त है। आप लोग का माइक ओपन है, मुझे बताइए कौन कौन से दो ऐसे हैं जिसमें तिक्त है, भले ही देख कर बताएंगे। जल्दी बताइए कौन कौन से दो ऐसे हैं जिसमें सिर्फ तिक्त है। भेड़ और ऊँट। भेड़ ऊँट और और भेड़। ऊष्ट। ऊंट और भेड़। भेड़। देखिए जो फोर्थ नंबर का पॉइंट है पूरा याद करने का है, किसमें कौन से गुण है, कौन क्या कर रहा है, कितने वृक्ष है, कितने वमन के लिए, कितने शिरोवृचन के लिए, कितने विरेचन के लिए। तो ये तभी याद होंगे जब मैं अगर आपसे पूछूं, आप बोले बार बार बोले, बार बार घर पर पढ़े, तभी याद होंगे। अब मुझे ये बताइए जो गौ था, गौ में क्या था, सा मधुरम था, सा क्षारम था, क्या था? देखिए आप कोशिश करिए, देखें ना, गलत बताएं चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कहते हैं अभी ऊपर है, सामद्रम। सामद्रम। महिषी के लिए क्या था? क्षार युक्त। क्षार। क्षार युक्त या साक्षारम, ऐसे याद कर लीजिए, साक्षारम। अब देखिए गाय भैंस को एक साथ याद करोगे तो ये भी एक साथ याद कर लो, गौ के लिए सामद्रम, महिषी के लिए साक्षारम, अजा के लिए क्या है, कसाय और मधुरम। अजा के लिए क्या है, कसाय और कषाय और मधुरम। मधुर। क्षार मधुर। हस्ती के लिए क्या है, हाथी के लिए क्या है, लवण। लवड़म, लवड़म। घोड़े के लिए क्या है, तिक्त और कटु। खर के लिए क्या है, सिर्फ कटु। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद होने लग गया होगा, बच्चा कुछ और याद हो जाएगा। आइए थोड़ा सा बात और कर लेते हैं अपन ऊंट के बारे में, सॉरी क्या कहते हैं दूध के बारे में। देखिए दूध के सबसे पहले गुण याद कर लेते हैं, लिख रहा है प्रीणम यानी प्राण देने वाला, भ्रंगण भ्रंगण करने वाला, वृश्यम स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाने वाला, वृश्य करने वाला, मेद्यम याददाश्त बढ़ाने वाला, धारण शक्ति बढ़ाने वाला, बल्यम बल देने वाला, मनस्करम मन को शक्ति देने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, मनस्करम पूछा जाता है। मनस्करम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, दूध के लिए, दही के लिए, घी के लिए, मूत्र के लिए। तो ध्यान रखना है कि मनस्करम किसके लिए यूज हुआ है, बताइए किसके लिए यूज हुआ है मनस्करम, दुग्ध के लिए। दूध के लिए। फिर आगे लिख रहा है जीवनियम जीवन देने वाला, श्रम हरणम श्रम मतलब थकावट, हरम मतलब हरने वाला, थकावट को हरने वाला। आपको देखा होगा जैसे आप ऑफिस से आए या कॉलेज से गए घर पर, तो क्या होता है मम्मी गरम गरम दूध करके लाती हैं, तो उससे क्या होता है हमारी थकावट एकदम से खत्म हो जाती है। तो इसलिए बोला श्रम हरणम, थकावट को दूर करता है। श्वास कास को हरने वाला, शोणित पित्तम यानी अगर आपको पित्तज विकार है उसको भी शांत करने वाला होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, क्या लिख रहा है आगे, देखिए अगला क्या कहते हैं, तृष्णाग्न, नीचे आ रहा है तृष्णाग्न, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्यास को मिटाने वाला, प्यास लग रही है दूध पी लो प्यास बुझ जाएगी। दीपनीय होता है। श्रेष्ठ छीड़ छतेसु, अगर किसी की छीड़ छत हो गई है, छीड़ मतलब एक तरीके से कमजोर हो गया है, छत मतलब चोट लग गई है, छत का मतलब होता है चोट लगना, छीड़ का मतलब होता है कमजोर हो जाना। ठीक है, कोई कहते हैं छीड़ हो गया मतलब कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया है, छत मतलब चोट लग गई है, किसी की चोट लग गई है, कोई कमजोर हो गया है, तो उसके लिए दूध उत्तम बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है। और लास्ट में लाइन आ रही है पांडु रोग अम्ल पित्ते, तो वो ध्यान रखना है पांडु रोग अम्ल पित्ते किसके लिए आया है, दूध के लिए। एक और लाइन आई थी, पांडु रोग उपश्रेष्ठा नाम उत्तम, वो किसके लिए आई थी, सर मूत्र। पांडु रोग मूत्र के लिए। तो पांडु रोग उपश्रेष्ठा नाम उत्तम किसके लिए है, मूत्र के लिए है। और पांडु रोग अम्ल पित्त किसके लिए है, दुग्ध के लिए है। चार शोषे गुल्मे तदुदय, ये भी शोष को दूर करता है, गुल्म को दूर करता है, उदर को दूर करता है, अतिसार को दूर करता है, ज्वर को, दाह को, इन सबतु को, इन सबको दूर करता है। ठीक है, चलिए फिर इतना ही इसके दूध के लिए बहुत है, इतनी तारीफ बहुत है, बाकी बार आप हिंदी जरूर पढ़िएगा इसकी पूरी। अब आगे पढ़ेंगे ये प्लांट्स के बारे में, तो इसमें काफी घुसल पुसल हो रही है। तो देखिए जितना भी कॉपी में लिखने लायक था मैंने सब कुछ एक पेज पे उतार दिया है, सब कुछ मैंने एक पेज पे उतार दिया है। तो बस इस पेज को अपन पढ़ लेंगे तो सारा कवर हो जाएगा हमारा। तो देखिए शोधन के लिए छह आपके वृक्ष यूज हुए हैं। तो इन 6 वृक्ष कौन कौन से, देखिए क्या फर्क है। जो 6 वृक्ष आपके यूज हुए हैं उसमें 3 वृक्ष ऐसे हैं जिनका छीर यूज हुआ है, छीर मतलब उनका कहते हैं दूध यूज हुआ है। और 3 वृक्ष ऐसे हैं जिनकी छाल यूज हुई है यानी बार्क यूज हुई है। तो कौन कौन से वृक्ष ऐसे हैं जिनका छीर यूज हुआ है, दैट इज पहला स्नूई है, दूसरा है अर्क मदार, तीसरा है असमंतक। कौन कौन से हैं जिनका छीर यूज हुआ है, स्नूही, अर्क, असमंतक। और 3 वृक्ष ऐसे हैं जिनका छाल यानी बार्क यूज हुई है, कौन कौन से हैं वो, पूतीक, कृष्णकंदा, तिलवक। तो 3 वृक्ष कौन से इनकी छाल यूज हुई है, पूतीक, कृष्णगंधा, तिलवक। और 3 वृक्ष ऐसे हैं जिनकी छीर यूज हुआ है, कौन कौन सा, स्नूही, अल्क और अश्मंतक। तो देखिए जो स्नूही होती है तीक्ष्ण विरेचन कराती है, अर्क होता है वो वमन भी कराता है, विरेचन भी कराता है, इसलिए इसके नीचे दोनों लिखा है। असमंतक सिर्फ वमन कराता है। अब जो 3 वृक्ष है जिनका प्रयोग छाल में हुआ है, पूतीक है पहला, ये सिर्फ उसे विरेचन कराता है।
जो कृष्णगंधा है इसका प्रयोग सारे कुष्ठ विकार में या स्किन डिसीज में करते हैं। तिलवक क्या कराता है, विरेचन कराता है। तो उम्मीद है क्या कहते हैं जो किताब का था मैंने इसमें सारा उतार दिया है, तब इससे पढ़ेंगे, किताब के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जितना था सब इस पेज में मैंने आपके लिए उतार दिया है। तो देखिए यहाँ तक हमारी बात हो गई। देखिए आप इसमें देख रहे होंगे ये लिख रहा है कि शोधन के लिए 3 वृक्ष हैं, स्नूई है, अर्क है, असंबंधक है। फिर नीचे लिख रहा है क्या कहते हैं, देखिए सब मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, आपको यकीन हो जाएगा कि और कुछ नहीं। लिख रहा है विरेचन के लिए पूतिक और तिलवक का प्रयोग करते हैं। यही तो मैंने नीचे बताया कि पूतिक के लिए, विरेचन के लिए पूतिक का, तिलवक का प्रयोग किया गया है। स्किन डिसीज के लिए कृष्णगंधा प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये सब बातें इसमें लिखी मिल जाएंगी अगर आप पढ़ेंगे तो। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पॉइंट को, औषधि और चिकित्सक। इस पॉइंट में तो कुछ है ही नहीं, पूरा रटने का है। तो पहला श्लोक लिख रहा है इसमें, कभी कभी इसका रेफरेंस आ जाता है, तो कोई श्लोक को थोड़ा सा बताना चाहिए, लाइक औषधि नाम रूपाभ्याम अविपाश्य। ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसमें क्या बताया जा रहा है, जो लोग वन में बकरियों का, भेड़ों का, गाय का पालन पोषण करते हैं, ठीक है। जो क्या कहते हैं, जो भी क्या कहते हैं वनवासी होते हैं, जो भी लोग होते हैं जो भेड़ बकरी और गाय का पालन करते हैं, वो क्या करते हैं, जंगल में घूमते हैं। जो जंगल में घूमते हैं तो वो औषधियों को जान जाते हैं। क्या करते हैं, यानी क्या कहते हैं, आपने देखा होगा काफी सारे लोग होते हैं जो चराते हैं भेड़ बकरियों को, तो जंगल में घूमते रहते हैं। जब वो जंगल में घूमते हैं, देखते हैं भेड़ों को, बकरी को, तो क्या होता है, काफी सारी औषधि के उनके नाम पता हो जाते हैं, काफी रूप पता हो जाते हैं। वो पता है जो गाँव के लोग होते हैं, जब आप सेकंड ईयर में आ गए हैं, आप द्रव्य गुण पढ़ रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे जो लोग गाँव से हैं उनको द्रव्य गुण आसान लग रही होगी। क्यों? क्योंकि गाँव में क्या होता है, अक्सर डेली क्या कहते हैं, हम लोग प्लांट्स को देखते रहते हैं वो लोग, जिस कारण उनकी द्रव्य गुण मतलब या प्लांट्स के बारे में जो नॉलेज हो जाती है वो अच्छी हो जाती है। तो उसी कारण बताया गया जो वनवासी होते हैं वो भेड़ को, बकरी को चराते चराते पूरी जंगल को घूम लेते हैं। जब वो जंगल में घूम लेते हैं तो औषधियों के नाम को जान लेते हैं, उनके रूप को जान लेते हैं। तो देखिए, तो आपको उससे क्या सीखना है, ये श्लोक का कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये श्लोक कहाँ पर दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए चरक सूत्र 1 में दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो वनवासी हैं वो औषधियों को अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं। इस श्लोक में सिर्फ इतना ही है। आगे बढ़ेंगे, ये श्लोक एक और आया है, इसका मतलब और बता देता हूँ। लिख रहा है ना नाम ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञानेन अपना औषधि आदि नाम परम प्राप्ति का द्वैत अद्वैतम महर्ति। यानी सिर्फ औषधि का नाम जानने से, उसका रूप जानने से कुछ नहीं हो जाता, उसका प्रयोग आपको आना चाहिए, उसकी मात्रा का, देश का, काल का, इन सब का भी ज्ञान होना जरूरी है। अगर कोई डॉक्टर से दवाइयों के नाम याद कर ले तो पूरा डॉक्टर नहीं बन जाता, उसको कोएक्स बोलते हैं। इसका मतलब ये है आपको औषधि के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। इसमें यही लिख रहा है, कोई व्यक्ति औषधियों को केवल नाम को ज्ञान प्राप्त कर लेने से अथवा औषधियों के रूप को जानने से उसको पूर्ण ज्ञान हो गया हो, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब तक उसका प्रयोग करना नहीं जानता हो, जब तक उसकी मात्रा को, उसके गुणों को, उसके कर्मों को वो संपूर्ण तरीके से नहीं जानता हो, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत होशियार है या फिर ये इस औषधि को संपूर्ण तरीके से प्रयोग करने के लायक है, ठीक है। आगे नीचे लिख रहा है श्रेष्ठ चिकित्सा का लक्षण, सबसे अच्छा डॉक्टर क्या है, इसका भी रेफरेंस आ जाता है। तो ये लाइन आती है, पुरुषम पुरुषम वीक्षम। पुरुषम पुरुषम मतलब जो वैद्य या जो आदमी, जो डॉक्टर हर पुरुष की, यानी पुरुषम पुरुषम मतलब हर पुरुष की, हर व्यक्ति की अच्छी तरीके से आराम से परीक्षा करे, फिर उसको दवाई दे दवाई किसके अकॉर्डिंग, देश के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग, इन सब का ध्यान रखते हुए किसी का मेडिकेशन करे, वो श्रेष्ठ चिकित्सक होता है। तो श्रेष्ठ चिकित्सक कौन है, जो प्रत्येक व्यक्ति की काल का, प्रकृति का, देश का, मात्रा का, इन सबको ध्यान में रख करके औषधि दे, उसको अपन श्रेष्ठ चिकित्सक बोलते हैं। फिर नीचे लिख रहा है आप विज्ञात और विज्ञात औषधि के प्रयोग का परिणाम। देखिए आपको ध्यान है, क्या कहते हैं, ये कुछ नई बात नहीं है। तो लिख रहा है कि जिस प्रकार से क्या कहते हैं, जिस विष को, जिस क्या कहते हैं शस्त्र को, जिस अग्नि को अपन नहीं जानते उनका प्रयोग करते हैं तो हमारे प्राण तक ले सकती हैं, उसी तरीके से जो व्यक्ति औषधि को नहीं जानता फिर भी उनका प्रयोग करता है तो वो भी हमारी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। फिर सीधे आएंगे, लिख रहा है युक्ति बाहेन भेषजम, यानी जो औषधि है उसका प्रयोग हमें युक्ति पूर्वक करना चाहिए। यानी बता रहा है कि जिस प्रकार अगर आप विष का प्रयोग भी अगर युक्ति पूर्वक करते हो, ध्यान से करते हो, सम्यक प्रकार से करते हो, तो जो जहर होता है, विष होता है, वो भी अच्छी औषधि बन जाता है। और जो बहुत अच्छी औषधि अगर आप उसका प्रयोग भी गलत तरीके से करते हो तो वो भी विष बन जाती है, वो भी आपके प्राण को हरने वाली बन जाती है। यानी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप उसके साथ बहुत बुरा करोगे तो वो अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाएगा, और कोई व्यक्ति बहुत बुरा है और लेकिन अगर आप उसके साथ अच्छा करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको भी अपनी गलती का आभास होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने अच्छी तरीके से प्रयोग किया तो जो विष होता है वो भी श्रेष्ठ औषधि बन जाता है, और गलत तरीके से उपयोग करने पर जो श्रेष्ठ औषधि होती है वो भी नुकसान करती है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात बताते जा रहा हूँ। देखिए ये बुक पूरा, ये पेज पूरा खाली पड़ा है, इसमें कुछ भी अंडरलाइन नहीं है, यानी कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब नीचे लास्ट में लिख रहा है सम्यक प्रयोगम सर्वेशम सिद्धि राक्षति कर्मणाम,
इनको ध्यान रखना है कि सभी कर्मों से सफलता प्राप्त होना ये सूचित करता है कि इसका प्रयोग हमने ठीक प्रकार से किया। यानी अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसमें आपको क्या कहते हैं सैटिस्फैक्शन मिल रहा है या सफलता या सक्सेस मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने काम को अच्छी तरीके से किया है। आपने क्या कहते हैं पेपर दिया, आप अच्छी तरीके से पास हो, इसका मतलब क्या आपने मेहनत करी है और आपने पेपर भी अच्छी तरीके से दिए हैं। तो जो वैद्य होता है उसको यही करना है। अगर वैद्य से पेशेंट ठीक हो रहा है मतलब उसने उचित तरीके से या उचित दिशा में अपने प्रयास किए हैं। तो देखिए इसी तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने क्या कहते हैं उम्मीद है आपको इतनी सारी बातें बताई, आपको बातें समझ में आई होंगी। आप आज संडे है, आज रात तक इसको पढ़ लेंगे। कल अपन क्या कहते हैं क्लास में मिलेंगे, तो इस चैप्टर का अपन थोड़ा बहुत रिवीजन कराऊँगा, आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूँगा। बाकी चर्चा मैं आपसे कल करूँगा। इसका रिवीजन मैं आपको ज़रूर कराऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे। भले ही आधा घंटा मेरा कल फालतू क्यों ना लग जाए, लेकिन इसका रिवीजन कराऊँगा।